तो देखिए हम लेके आए हैं आपके लिए 150 क्वेश्चन। ये आपका वीडियो का मॉडल पेपर है, वीडियो एग्ज़ाम, जिसका 26-27 जून को होने वाला है पेपर। ठीक, 50 हिंदी के क्वेश्चन है, 50 जीके के, 50 रीजनिंग के। जैसा आप क्वेश्चन पैटर्न आपका आएगा वैसा ही है। चलिए इसको हल करते हैं। ज़रूर एक देखिए, पूरा वीडियो देखिए, परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगा आपको ये वीडियो। ठीक, तो चलिए वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले ये भी कह देंगे कि जो पोर्शन आपको अच्छा लगे, ठीक है, केवल वही देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चन आपको नहीं देखने हैं, जैसे, तो वैसे तो पूरे क्वेश्चन देखिए, मदद करेंगे आपकी परीक्षा में। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना में के प्रसंग में होता है? क्या होता है? पहले का आपका क्या बोलेंगे इसको? कार्यालय आदेश बोलेंगे, अधिसूचना बोलेंगे, ज्ञापन की परिपत्र। इसको कहते हैं हम बी, अधिसूचना। बी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य किस काल में लिखा गया? किस काल में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपका आदिकाल में। आदिकाल में लिखा गया था। इसके रचनाकार थे चंद्रबरदाई। नेक्स्ट है, गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन बताना है। सदा बहुवचन में रहता है कि बहुवचन में है? एक वचन है, सदा एक वचन है। अच्छा प्रश्न है। गौ, देखिए गौ शब्द सदैव एक वचन में रहता है, एक वचन में। ठीक है, ये गौ एक वचन का शब्द है। अगर बहुवचन इसका बनाना है तो गौएं है, गौ ए, ऐसे होगा। ठीक, तो आपका ये एक वचन वाला शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछी गई है। तो व्यंजन आपके होते हैं 33, 33। ऑप्शन नंबर सी सही है। 33 व्यंजन होते हैं। और का वर्ग से पा वर्ग तक कुल 25। स्पर्श व्यंजन देखिए, थोड़ी सी बता देते हैं इसमें। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? का वर्ग से पा वर्ग तक कुछ कुल 25। का वर्ग से पा वर्ग तक कितना? 25 होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से एक अशुद्ध शब्द बताना है। अशुद्ध, ध्यान रखिए, अशुद्ध शब्द बताना है। कौन सा अशुद्ध शब्द है? ये दैहिक सही, प्रण सही, पौरुष सही, बी है ऑप्शन। नौकरी गलत है, नौकरी होता अशुद्ध शब्द। कौन सी वर्तनी ठीक है ये बताना है। वर्तनी ठीक किसकी है? देखिए सही शब्द क्या होता है? रचयिता, सी ऑप्शन है, सी। ठीक, बाकी गलत है। अगला इंपॉर्टेंट है, गायक। कई भर्ती परीक्षाओं में आया गायक का संधि विच्छेद। तो गायक का क्या होगा? गए प्लस अका। यह है गए प्लस अक। ठीक, ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। नाविक का संधि विच्छेद। नाविक का, अच्छा, गायक में गए धन अक। ठीक, ये आपकी संधि पूछ लेते हैं कौन सी संधि है, तो आप इसको बता सकते हैं कि इसमें अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि है गायक में। नाविक का सही संधि विच्छेद बताना है। तो नाविक का होगा नव धन इक। नव धन इक किस में आया है आपका? ये आया है आपका सी नंबर विकल्प में। ठीक है, तो नाविक का नवधन इक होगा। इसमें भी अयादि स्वर संधि है। अगला, आमरण में समास बताना है। आमरण शब्द का समास विग्रह मरण तक है। इसमें अव्ययी भाव समास है। क्यों? अव्ययी भाव पता ना, अव्यय, प्रथम पद अव्यय। निम्नलिखित में कौन सा कर्मधारक समास नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप जल्दबाजी में है ना पढ़ जाएं। कौन सा कर्मधारक समास नहीं है? तो उत्तर होगा आपका डी, विद्याभ्यास। विद्याभ्यास में कर्मधारय समास नहीं है। विद्याभ्यास में तत्पुरुष समास है और शेष में क्या? कर्मधारय समास है। देखिए नेक्स्ट है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग किसी शब्द के बाद जुड़ता है, शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है और कहीं भी जुड़ सकता है। उत्तर आपका होगा उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है।
नेक्स्ट है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलंकार में हुआ है अलम। इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लीजिएगा, हो सकता है दे दें। अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय क्या होता है? 13 नंबर। प्रत्यय होता है एक शब्दांश। प्रत्यय ए, 13 का ए ऑप्शन। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द बताना है आपको। तत्सम, तत्सम है आपका कौन सा है? तत्सम बी है, अंश। ये है आपका तत्सम। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत में विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, इनकी उसको क्या कहेंगे? तत्सम, देशज, विदेशी या तद्भव? तद्भव बोलेंगे। तद्भव शब्द वो शब्द हैं जो वर्तमान बोलचाल की भाषा के शब्द हैं। तत्सम वो शब्द हैं जो संस्कृत से और प्राकृत से निकल करके बोलते बोलते चलन में आकर के अब प्रयोग हुए हैं। ठीक है, उसको कहेंगे तद्भव। पहले के जो शब्द हैं बोले जाते थे संस्कृत या प्राकृत के, उसको बोलेंगे तत्सम। और अब जो शब्द विकृत होकर आ गए हिंदी में, उसको बोलेंगे तद्भव। मालूम ही होगा आपको, फिर एक हम बता दें। गेहूं का तत्सम बताना है। गेहूं का गोधूम, ये नोट कर लीजिएगा। ये गेहूं का कई बार आ चुका है परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है। गोधूम। निम्न कौन सा शब्द तद्भव है? बताना है कौन सा तद्भव है। 3। ठीक, 3 शब्द तद्भव है। संज्ञा शब्द बताना है। कौन सा शब्द संज्ञा है? नाम। आकाश शब्द नाम है ना, नाम संज्ञा। अगला है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा बतानी है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है जो क्रिया से बनी है? अच्छा प्रश्न है। विद्यार्थियों, भाववाचक संज्ञा पूछ लेते हैं और विशेषण। ध्यान दीजिएगा, भाववाचक संज्ञा पे ध्यान दीजिएगा आप, और विशेषण, इन पर आपको पता होना चाहिए। बुरा और बुराई, ठीक है। तो भाववाचक और विशेषण पे ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से शब्द हैं जो। गहरा, गहराई, ठीक, कौन सा शब्द है? तो विशेषता जो बताएंगे वो विशेषण होंगे, और भाव जो आएगा वो भाववाचक होगा, आपको ही पता है। तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा होगी इसमें थकावट। थकना से थकावट बनी, ठीक। उसने पत्र लिखा एकांत सर्वनाम भेद कौन सा? उसने कौन सा सर्वनाम भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम भेद है उसने। देखिए, जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। परिभाषा बता। देखिए, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल विशेषण है। क्योंकि इस भाषा में लिखा गया है ना, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है मतलब कि संज्ञा की विशेषता, संज्ञा के बारे में और जानकारी मिलती है। ठीक, कभी कभी भाषा भी ऐसी पूछ लेते हैं। बिल्कुल विशेषण की परिभाषा तो मालूम होगी आपको, लेकिन जिस तरह से ये लिखा गया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भाषा में लिखा गया है, तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो विशेषण है ये। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया का मूल रूप क्या है? पद है, रूप है, शब्द है, धातु है? धातु है। जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह क्या है? लिंग में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन जिसमें नहीं होगा उसे कहेंगे अव्यय कहलाता है, ठीक है। क्रिया में तो देखिए परिवर्तन हो जाता है कर्ता के अनुसार, और वचन भी परिवर्तन हो जाता है, वाच्य में हो जाता है, अव्यय नहीं परिवर्तन होता है, ठीक है। अव्यय जो शब्द हैं उनमें वचन का, लिंग का और कारक के अनुसार शब्दों का में परिवर्तन नहीं होता। राम धीरे धीरे पढ़ता है, कौन सा अव्यय है? 24 नंबर। इसमें है क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक। क्रिया विशेषण विद्यार्थियों ना हो तो आप क्रिया से कभी भी आप कैसे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। कब पूछेंगे और कहाँ, ठीक। इस तरह से जो उत्तर मिले, कैसे, कब, कहाँ, इसका क्रिया से पूछेंगे तो जो शब्द उत्तर देगा, जैसे पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे आपका क्या है? क्रिया विशेषण है। अरण शब्द का पर्यायवाची बताना है। कांतर क्या होगा? अरण शब्द का पर्यायवाची कांतर है।
कमल शब्द का पराची कौन सा है? कमल का सरोज। ठीक। अध का विलोम, अध का विलोम पूर्ण है। जागृत का विलोम, जागृत का विलोम बोलेंगे हम सुप्त। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सुप्त। देखिए अगला, देखिए मैंने जगह छूटी है, ने मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, उचित शब्द में रिक्त स्थान भरिए। मैंने अंतःकरण में सोचा, मैंने मन में सोचा, मैंने चित्त में सोचा कि मैंने आत्मा में सोचा। अच्छा प्रश्न है, बताइए कहाँ सोचा मैंने? सोचने का काम कहाँ होता है? चित्त में, आत्मा में, उस मन में होता है। ठीक, बाकी गलत है। अंतःकरण में नहीं, चित्त में भी नहीं, आत्मा में भी नहीं। अच्छा प्रश्न है, वीडियो और एग्जाम में अगर आ जाए तो कन्फ्यूज हो जाएंगे अभ्यर्थी। मैंने मन में सोचा, चित्त में सोचा, आत्मा में। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न कन्फ्यूज होने वाले आते हैं। संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है? संगीत द्वारा व्यक्ति का, आप भी साथ साथ लगाते रहिए। अधिकार प्रभावित होता है, कर्तव्य, शरीर की आचरण प्रभावित होता है, डी ऑप्शन। संगीत द्वारा आचरण प्रभावित होता है। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। जिसकी आशा न की गई हो ना, उसको कहते हैं अप्रत्याशित। सोचा ही नहीं गया, वो हो गया अप्रत्याशित। नेक्स्ट है, देखिए जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य बताना है? जब पानी बरसता है, ये कैसा, किस प्रकार का वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक, यह उत्तर क्या होगा? सी। यही चीज़ नोट कर लीजिए, जब भी कभी वाक्य में जब, ठीक, ज्यों, ठीक, जहाँ, यद्यपि, जहाँ और यद्यपि, ये ऐसे शब्द हैं। ये शब्द आएंगे तो ऐसा वाक्य होगा आपका, कैसा होगा? ये कहलाएगा आपका वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य बताना है। सरल, संयुक्त और मिश्र फट से पहचानना सीखिए तुरंत। ठीक, तो इसमें मिश्र वाक्य का चयन करना है। इसका सही उत्तर होगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। यह वाक्य जो है ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य जो है आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। तो क्या हमने बताया? सी ऑप्शन बताया। मैंने विद्यालय जाना में अशुद्ध अंश बताना है। तो अशुद्ध अंश बताना है मैंने विद्यालय जाना में। ये होगा मैंने मुझे होता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? होते हैं 3 प्रकार के। वाच्य 3 प्रकार के, सी विकल्प सही है। कर्ता कारक का उपसर्ग कौन सा है? कर्ता ने कर्म को होता है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में पद में कारक कौन है? कर्ता ने कर्म को होता है ना। कर्म को होता है, लेकिन यहाँ विद्यार्थियों क्या है ना, यहाँ वाक्य में जो है रेखांकित पद जो है ना, बहन को पुस्तक देता है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प में संप्रदान कारक होगा। कर्ता द्वारा, ध्यान से देखिए, कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, तो उसको कहेंगे हम क्या? संप्रदान कारक। ठीक है, कोई काम किसके लिए किया जाए, कुछ दिया जाए, तो उसको संप्रदान कहना है, संप्रदान कारक होता है। अपवाद को छोड़कर कल वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? लिंग पूछा गया, अच्छा है प्रश्न। तो इसमें होगा सामान्यतः जो है ना, वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। ठीक, पुल्लिंग में होते हैं। तो क्या आपका उत्तर हो जाएगा? ये हो जाएगा। किंतु कुछ अपवाद भी हैं इसमें, जैसे छोटी ई है, बड़ी ई है, रेर है, कोई स्त्रीलिंग के रूप में हम मानते हैं। ठीक है, निम्नलिखित से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। अरे स्त्रीलिंग के लिए तो हमने आपको बिल्कुल है सूत्र बता दिया है। अच्छा है, अच्छी है, जवाब अच्छा है, अच्छी है, हिसाब अच्छा है, अच्छी है, गुलाब अच्छा है, अच्छी है, शराब अच्छा है, अच्छी है।
तो कौन सा स्त्रीलिंग अच्छी आ रहा है? गुलाब अच्छी है कि अच्छा है? शराब अच्छी है कि अच्छा है? शराब अच्छी है, देखिए ऐसे ही है, ठीक है। वैसे शराब अच्छी नहीं है लेकिन इसमें आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा है, अच्छी है, उस शब्द के तुरंत बाद जोड़ लीजिएगा, स्त्रीलिंग आ जाएगा, डी विकल्प सही है। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिसमें उसके कार्य व्यापार के समय उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का बोध होता है? तो क्रिया के उस रूपांतर को हम कहते हैं काल, कहते हैं, क्या कहते हैं? काल। डी विकल्प सही है, डी। देखिए अगला, देखिए राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। वाक्य में आपको विशेषण का प्रकार बताना है कि किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है। तो देखिए जिन विशेषण से ना क्या पता चले, गुण, गुण पता चले, रंग पता चले, आकार, दशा, रूप, तो इसका बोध होता है, उसको कहते हैं गुणवाचक। क्या कहेंगे? सी ऑप्शन सही इसमें, गुणवाचक, ठीक। वह अशुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा है इसमें? अशुद्ध। अंतर्ध्यान सही है, अनुग्रहित सही है, अधीन होता है, आधीन नहीं, अधीन सही है, आध्यात्म ये गलत है, ठीक है। आ बड़ा आ नहीं होता, अध्यात्म, अध्यात्म होता है, ठीक। ये या लिखा है। कन्नड़ भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? जो है उत्तर होगा, कन्नड़ भाषा का संबंध जो है द्रविड़ भाषा परिवार से है। किससे? बी विकल्प सही हो जाएगा, बी, द्रविड़ भाषा परिवार से। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित भाषाओं को के विकास क्रम में व्यवस्थित करना है। विकास क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे पहले हमारी क्या आ जाएगी? प्राचीन संस्कृत आ जाएगी, ठीक है, प्राचीन संस्कृत, ठीक। उसके बाद आएगा लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। उसके बाद आएगा सौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी। ये क्रम सही होगा, सौरसेनी और पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी 1 2 3 4, ठीक। ये विकल्प आपका सही होगा। तो इस प्रकार का आपका ए ऑप्शन सही होगा। मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय कहेंगे। मास कंजम्पशन, भार प्रयोग, जन संचार, व्यापक प्रतिरक्षण, व्यापक उपयोग। क्या होगा इसका हिंदी? देखिए कुछ शब्द ऐसे भी दे देंगे ना इंग्लिश का, इसको हिंदी में बनाना हो, ये हो सकता है दे दें इस तरह। और आइडिया है मेरा, ऐसे आएंगे वीडियो एग्जाम में, इंग्लिश के कुछ शब्द आएंगे, उसको बताएंगे हिंदी में उसको क्या कहेंगे हम। मास कंजप्शन माने होता है उपभोग, मास माने अत्यधिक मात्रा में, हैं, जहाँ चीज़ें अत्यधिक मात्रा में हो, अत्यधिक लोग हों, तो उसको कहेंगे मास। तो इसको बोलेंगे, मैं बताया ना, व्यापक मास कंजम्पशन। अब विद्यार्थियों ना प्रश्न बड़े ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कुछ बच्चे जो है ना पढ़ने में ही थोड़ा सा जल्दबाजी करते हैं। अब मास कंजम्पशन है, मास कम्युनिकेशन अगर आप पढ़ लेंगे इसको, कम्युनिकेशन फट से देखा मास कम्युनिकेशन तो जनसंचार लगा देंगे, ठीक। तो हो जाता है ना ऐसी चीज़ें। भाववाचक, भावयुक्त शब्द अनुवाद कीजिए। आई वाज ओवर जॉयड। देखिए इंग्लिश का है, इसकी हिंदी बनानी है। आई वाज ओवर जॉयड, तो इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका होगा मेरा दिल बाग बाग हो गया, ठीक है। भाव युक्त है करना। खुशी में मैं उल्लसित था, मैं खुशी से ऊपर था, मेरी खुशी ज़्यादा थी, ये सब तो आपका शाब्दिक अर्थ हो जाएंगे। भाव क्या आ रहा है? भाव ये है कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। भाव युक्त शब्द वो है जो अंदर के भाव को बताता है। चलिए विद्यार्थियों, हमने आपको बताया 50 क्वेश्चन हिंदी के बताए, अब 50 हम आपको रीजनिंग के बताएंगे, ठीक है। आप रीजनिंग देख लीजिएगा। देखिए सब पूरा 150 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम समझा दे रहे हैं, बताए देना आपको, बाकी अभ्यास तो आप करते ही होंगे। चलिए क्वेश्चन रीजनिंग शुरू करेंगे। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, आम, अमरूद, सलाद, पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार। असंगत को पहचानना है इसमें, ठीक है। ये समूह जो था इसमें असंगत कौन सा है? ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, काफ़ी दे दिए है ना, आम भी, तरबूज भी, सलाद पत्ता है, कीवी है, अनार है, नाम, नाशपाती। तो असंगत को बताना है। देखिए
इसमें क्या है ना, अमरूद, नाशपाती, सेब, तरबूज, कीवी, आम, अनार सभी फल हैं, जबकि सलाद पत्ता जो है सलाद की श्रेणी में आता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। अगला क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन किया जो आकृति श्रृंखला में को प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पर कौन सी आएगा ये बताना है आपको। जब आप हल करेंगे इसको तो आपका उत्तर आएगा, क्या आएगा, इसके अनुसार ये है तो इसके अनुसार आ जाएगा आपका डी सर विकल्प। ठीक, डी। नीचे 5 शब्द दिए गए हैं जिसमें 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और उसमें से एक इससे भिन्न है। ठीक है, एक भिन्न है तो भिन्न का चयन करना है। तो ब्रह्मांड, पृथ्वी, उपग्रह और तारा में से भिन्न कौन सा है। देखिए, ब्रह्मांड में सूर्य, पृथ्वी, तारा, उपग्रह सभी आते हैं, अतः ब्रह्मांड अन्य से भिन्न है। आपका क्या होगा, ए होगा उत्तर से। फिर एक बेमेल का चयन करना है। बेमेल का भौतिक है, भौतिक, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक, इसमें से एक अलग कौन सा है, बेमेल कौन सा है। सब विज्ञान है, ऑप्शन नंबर डी है, सही है, डी ऑप्शन सही, तो सरल है। अगला देखिए, ये आरेख दिया हुआ है विद्यार्थियों। इस आरेख है ना, आरेख दिया हुआ, इसमें बताना है जो गलत ऑप्शन कौन सा है। ए, बी, सी, डी में से गलत कौन सा है। पहला देखिए क्या है, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 54 है। कुल संख्या 54 है, 10, 8, 12, 7, 3, 9, 5, इसको आप जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 54। ठीक, ये सही है बात। 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी बोलने वाले कितने कर्मचारी हैं, देखिए, हिंदी भाषी इस गोले में कितने आ रहे हैं, ऐसे इस गोले में 8, 12, 3, 7, 30 हिंदी बोल सकते हैं, ये भी सही है। 30 मराठी नहीं बोल सकते, 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते, तो मराठी नहीं बोल सकते 30, मराठी ना बोलने वाले हो जाएंगे 12, 8 और 10, ये मराठी नहीं बोल सकते। ठीक, 12 + 8 और +10, ठीक, ये मराठी नहीं बोल सकते। 23 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। 2 भाषाएं बोलने वाले कौन से हैं, 2 भाषाएं बोलने वाले देखिए, ये जगह 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 5, 8, 7, 15, 5, 20, तो ये अलग डी वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। 23 कर्मचारी क्या नहीं, 20 कर्मचारी केवल दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते। ठीक, चलिए अगला देखें। इस तरह से प्रश्न आए विद्यार्थियों तो आप ऐसे बना लेंगे, जैसे लिखा ना, 50 अभ्यर्थियों ने वेलेना पसंद की, तो 50 में 30 वेनिला है और 43 ने चॉकलेट पसंद किया। ठीक है, और 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की, 13 ने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया, तो 13 जो है ना, उन्होंने वेनिला को और चॉकलेट को पसंद किया, यानी कि ये 8 और ये 5। ठीक, इस तरह से आप ये डायग्राम बना लेंगे। 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला को पसंद किया, 5 ने तीनों फ्लेवर पसंद किए। ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया थे, वेनिला को पसंद नहीं किया। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको उत्तर आएगा 6। ठीक, इस तरह से कभी पर प्रश्न आए तो आप ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक, इस तरह से आसानी से हल हो जाएगा। अगला देखेंगे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज विवाहित व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है। तो त्रिभुज क्या है, ये विवाहित है। ठीक, आयत नियोजित व्यक्तियों का को प्रतिनिधित्व करता है, आयत नियोजित, और वृत्त गोल्फ खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व करता है। उस अक्षर का चयन करें जो विवाहित नियोजित का प्रतिनिधित्व करता है, जो गोल्फ नहीं खेलते हैं। विवाहित और नियोजित का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है, इसको लगाएंगे तो उत्तर आपका डी ऑप्शन आएगा। ठीक, ए। बाकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। क्या है, त्रिभुज अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज है ना, इसको आप अमेरिका माने। वृत्त गायकों का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त जो है, ऐसे प्रश्न भी अभ्यास विद्यार्थियों जरूर करें, खूब करें, कि ये नहीं कि हमको आता है कर लेंगे। वहाँ पहुँच करके क्लासरूम में बैठ करके, टेबल पे बैठ करके दिमागी माइंड ही कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो कोई सरल हो चाहे कैसा भी हो, जितना आप अच्छा अभ्यास कर लेंगे वहाँ अच्छी बैटिंग कर पाएंगे। ठीक है, वृत्त गायकों का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त कौन सा है, गायक। आयत अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है।
आयत जो है ना वो अभिनेता, ये आयत अभिनेता है आपका। ठीक, वह हिस्सा चुने जो उन अमेरिकन गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो अभिनेता नहीं है। यानी कि अमेरिकन और गायक आपको चुनना है। ठीक, अभिनेता को नहीं चुनना है। अमेरिकन गायक कौन है इसमें, ये देखिए ये है, ए जो है ना ये अमेरिकन है और गायक भी है ए। ठीक, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें बताना है कितने कोण हैं, गिन के बताइए, गिन के बताइए कितने कोण हैं इसमें। कितने कोण हैं इसमें, गिनिए। इसमें अगर आप गिनेंगे तो आपका उत्तर हम बता देते हैं, इसमें 13 कोण आएंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक मानक पासा वह होता है जिसके विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। नीचे दी गई आकृतियों में से किसे मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन सकता है। ठीक है, थोड़ा कठिन प्रश्न है। मानक पासा कैसे बन सकता है, इसमें आपका उत्तर बी आएगा। ठीक, लगा लीजिएगा इसको। ये देखेंगे नेक्स्ट, नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया। सबसे पहले वह 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, उसके बाद दाएं मुड़ा, उसके बाद वह सीधे 3 किलोमीटर गया, उसके बाद बाएं मुड़कर वह मछली बाजार तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चला। नियाज के मछली तालाब और मछली बाजार के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है, सबसे छोटी दूरी देखिए, इस सवाल को देखिए फिर से। ठीक है, नियाज 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर गया, ये नियाज है। ठीक है, 2 किलोमीटर ये उत्तर दिशा की ओर गया, ये उत्तर दिशा है। 2 किलोमीटर गया, फिर 3 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा, दायां ये मुड़ा उसका, 3 किलोमीटर गया, फिर उसके बाद वो 2 किलोमीटर, फिर बाएं ओर मुड़कर, बाएं ओर कैसे मुड़ा, बाएं ओर इधर मुड़ा, 2 किलोमीटर इधर आया। ठीक है, तो ये दूरी पूछी गई है आपकी, तो क्या हो जाएगी, इस 60 दूरी, संक्षेप में ये दूरी पूछी गई है, तो ये हो जाएगी 4 की घात 2 प्लस 3 की घात 2, तो आपका आ जाएगा 25, फिर 25 का वर्ग लगेगा 5 किलोमीटर। उत्तर आपका क्या आएगा, 5 किलोमीटर। अगला है, रवि अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय की ओर जाता है। पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है, वहां से दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। घर और चर्च के बीच की दूरी, बीच की सबसे कम दूरी क्या होगी, इस सवाल को लगाइएगा। तो घर और चर्च के बीच की सबसे कम दूरी आएगी, अब उत्तर वीडियो पॉज करके आप लगा सकते हैं इसको, ए 5 किलोमीटर आएगी। ठीक, 5 किलोमीटर। प्रश्न है, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो अधिवर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी, 366। ठीक, विषम दिनों की संख्या 7 से भाग देंगे, विषम दिनों की संख्या, तो आएगा आपका 2 शेषफल, 2 शेषफल आएगा। अतः एक वर्ष में, अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या जो होगी वो 2 हो जाएगी। ठीक, अगला निम्नलिखित 4 चिन्हित आकृतियों में से 3 एक प्रकार की हैं, एक आकृति अन्य 3 की तरह नहीं है, उस आकृति को चुनो सबसे जो अलग है, सबसे अलग को चुनना है। बी आकृति को छोड़कर सभी आकृतियां आर क्यू एस के दर्पण प्रतिबिंब हैं। ये आर का दर्पण प्रतिबिंब है, ये क्यू का और ये एस का, ये बी ऑप्शन आपका उत्तर होगा। ठीक, अगला विद्यार्थियों फिर दिशा वाला दिया है, दिशा वाले कई 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। तीसरा है, ए पूर्व की दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। ठीक, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला। अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, अपने प्रारंभिक स्थान से, किसी भी प्रश्न को विद्यार्थियों सरल मत समझें, प्रैक्टिस जरूर करें, 1 महीने का समय है नेट। ठीक, कम देना है एग्ज़ाम के, तो ये जब आप लगाएंगे ना, हम लगवा नहीं रहे हैं, सीधा हम आपको आंसर बता देना, आप लगा लीजिएगा। ठीक, ये आएगा डी ऑप्शन आपका 10 किलोमीटर आएगा। देखिए
कथन और पूर्वानुमान ये हम आपको समझा देंगे, ठीक है। नीचे दिए सवाल में एक कथन के बाद दो पूर्वानुमान दिए गए हैं, आपको कथन में से सब कुछ सच मानना है, फिर दो पूर्वानुमानों पर विचार करना है और तय करना है इनमें से कौन सा तार्किक रूप से किसी तरह से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है कि नहीं करता है, ठीक। तो कथन है, उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालना है आपको। पूर्वानुमान क्या है? भारत दुनिया के कुल आईटी क्षेत्र उद्योग में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है। क्या कहा गया है कि दुनिया में जितना भी आईटी सेक्टर है, आईटी इंडस्ट्री, उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 55% है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ऐसे प्रश्न हल करना सीखिए। बस ये बात कही गई कि टोटल आईटी इंडस्ट्री है उसमें भारत की हिस्सेदारी 55% है, ठीक। अब इस आधार पर, इस कथन के आधार पर देखिए, विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण ही भारत को पसंद करती हैं। क्या यही कारण है कि 55% हिस्सेदारी है? अगला है, केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान की है, ठीक है। देखिए, जब आप कथन पढ़ेंगे तो उसके बाद ये स्टेटमेंट जो है ना, विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम की उपलब्धता कारण भारत को इसलिए पसंद कर रही हैं क्योंकि यहाँ जो है श्रम जो है ना वो सस्ता है। तो अब भारत की 55% हिस्सेदारी होने का कारण ये नहीं है कि श्रम यहाँ सस्ता है। तो देखिए, पहला वाला फॉलो नहीं कर रहा है। ये जो है ना, विदेशी कंपनियां जो सस्ते के कारण इसलिए आ रही है, इसीलिए 55% बढ़ गई है, तो ये एग्जैक्ट कारण नहीं है, ठीक। ये पूर्वानुमान नहीं है सही कि सस्ता श्रम है इसीलिए 55% है। पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडियाँ प्रदान की हैं, ऐसा भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये भी इसका निष्कर्ष नहीं है। किया होगा, ठीक है, सब्सिडी प्रदान की गई होगी, लेकिन केवल इस कथन के माध्यम से आप ये नहीं कह सकते कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को केंद्र सरकार ने सब्सिडी दी है। तो पहला भी फॉलो नहीं कर रहा है। विद्यार्थियों, हम समझते हैं आप समझ गए होंगे, भारत 55% हिस्सेदारी जो है भारत की है, तो इसका ये कारण नहीं है कि सस्ता श्रम है यहाँ, ठीक। और ये भी इसका पूर्वानुमान नहीं है कि सब्सिडी दी गई है, ठीक। तो अब पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। इस एक कथन के आधार पर, ठीक, ये दोनों पूर्वानुमान गलत हैं, ठीक। सस्ता श्रम के कारण नहीं और ना ही उनकी जो है सब्सिडी दी गई है। इस एक कथन से ये स्टेटमेंट नहीं निकल रहा है। तो ना तो देखिए, खूब हमने समझा दिया आपको, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। देखिए क्या है, सभी ऑक्सीजन अद्वितीय हैं। ये ऑक्सीजन मान लीजिए सभी अंदर की, ठीक है, सभी ऑक्सीजन होती है, अद्वितीय हैं, अद्वितीय हैं, ठीक। और क्या है, सभी क्लोरीन उपयोगी हैं। ये क्लोरीन मान लीजिए सभी, ठीक है, और ये उपयोगी हैं, ठीक। क्या है, सभी क्लोरीन उपयोगी हैं और सभी ऑक्सीजन अद्वितीय हैं। तो क्या निष्कर्ष क्या निकालना है? कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं, कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं, तो क्लोरीन ये हैं, उपयोगी ये हैं। तो देखिए, इस आधार पर एक तो निकल रहा है कि कुछ क्लोरीन जो है ना ये उपयोगी हैं, ठीक। कुछ क्लोरीन ऑक्सीजन नहीं है, कुछ क्लोरीन ऑक्सीजन नहीं, ये कथन नहीं निकल रहा है। तो आपका नंबर सी सही है, केवल फर्स्ट फॉलो करता है। इस बात को केवल एक ही स्टेटमेंट फॉलो करता है, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इस तरह से कथन है और उसके पीछे तर्क दिए हुए हैं, ठीक। कथन और तर्क। देखिए कथन क्या है, ये कथन ये है कि क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए। विद्यार्थियों, ऐसे कथन वाले, तर्क वाले और पूर्वानुमान वाले बहुत दिमाग से इनको लगाइए, ठीक, अभ्यास करिए। फिर से कह रहे हैं, कथन, भारतीय सरकार को क्या अनाथालयों को भारतीय सरकार को सहायता देना चाहिए, सहारा देना चाहिए, सहारा या सहायता, हाँ। तो पहला तर्क ये है, हाँ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता की ओर इंगित करती है। तो तर्क ये कह रहा है हमारा कि हाँ, सरकार को आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए
अनाथालयों को सहायता जरूर देना चाहिए कि उनको आर्थिक और सामाजिक सहारे की ज़रूरत होती है, इसलिए सहारा देना चाहिए। ठीक, तो पहला तो देखिए ठीक लग रहा है इसमें। ठीक है, भारत सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए। ठीक, अच्छा दूसरा कथन क्या कह रहा है, नहीं फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन का उपयोग करते हैं। ये कथन सही है। दूसरा वाला, ये भी विद्यार्थियों सही है। पहला भी सही है, दूसरी जगह सही है। अभी आप नेट पे डाल के देखें ना एनजीओ, तो हजारों, कम से कम हजारों जो है आपको ऐसे एनजीओ नज़र आएंगे जो रजिस्टर्ड भी हैं, केवल कागज़ पे चल रहे हैं, केवल पैसा बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत गैर सरकारी संगठन हैं बहुत। अगर आप डाल के देखेंगे नेट पे तो फर्जी संगठन भी बहुत आ जाते हैं एड लेने के लिए, पैसा लेने के लिए। तो नहीं, ये भी कथन मजबूत है। फर्जी, क्यों, खुद इस चीज़ को विद्यार्थियों ने देखा है। तो ऐसे बहुत संगठन होते हैं, एनजीओ होते हैं, संस्थाएं होती हैं जो धन लेने के लिए सरकार से ऐसे संगठन अपना संस्था बनाती हैं और बाद में उस पैसे को उड़ा लेती हैं। ठीक, तो क्या हमने बताया, अब पहला भी सही है, सरकार को अनाथालय को सहारा देना चाहिए क्योंकि सामाजिक और आर्थिक सहारा मिलता है अनाथालयों को। ठीक, और दूसरा भी सही है। ठीक, दोनों कथन सही हैं इसमें। चलिए एक और देखेंगे हम। एक कथन है, ये कथन दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद दो पूर्वानुमानों हैं। इस कथन के आधार बताना है कि ये सही हो सकते हैं कि नहीं। जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये कथन है, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या, कि जो रिकॉर्ड बुक नहीं विद्यार्थी लाएगा, छात्र लाएगा, तो उसको प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। ठीक, रिकॉर्ड बुक जरूरी है लाना, तभी वो प्रैक्टिकल में भाग ले सकता है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है। जब बोर्ड पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड बुक नहीं प्रस्तुत करेगा तो नहीं बैठने दिया जाएगा, तो ये तो पहला तो 100% निकल रहा है। ठीक, अच्छा पहला निकल रहा है। दूसरा देखिए क्या है, प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है। दूसरा निकल रहा है, तकनीकी रूप से मजबूत बनाती होगी वो ठीक है, लेकिन इस कथन के माध्यम से नहीं बता सकते हम, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं कही गई है कि तकनीकी रूप से मजबूत बनेगा। ठीक, तो इस कथन के आधार पे आपको बताना है, केवल एक लाइन जो लिखी है इसी के आधार बताना है, अपना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना। विद्यार्थियों कभी भी कथन दिया हो तो उसको नापिए नहीं कि ये कथन अपनी कसौटी पर नहीं बताना है। ठीक है, जो लिखा है जैसा लिखा है उसी आधार पर। तो ये नहीं बताया गया है कि प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है, ऐसा इसमें नहीं आया है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आया है, तो क्या हो जाएगा, केवल पूर्वानुमान एक सही है। ठीक, चलिए विद्यार्थियों एक और आपका प्रश्न दिया हुआ है, बोन आर्थोपेंडिक्स कैंसर हड्डी संबंधी उपचार करते हैं आर्थोपेंडिक्स डिस्ट। ठीक है, आर्थोपेंडिस्ट कैंसर का इलाज के डॉक्टर को क्या कहते हैं। जो कैंसर का इलाज करता है उसको कहते हैं क्या, ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। ए ऑप्शन है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, ये जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कैंसर का इलाज करने वाले डॉक्टर को कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक, अगला देखें। चलिए विद्यार्थियों एक और देखेंगे, निश्चित कूट भाषा में रमेश को लिखा गया है ऐसे, लिख के देख लीजिएगा, रमेश को इस भाषा में लिखा गया है। तो मिताली को ऐसे लिखा गया है। ठीक, तो रणबीर को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप, इसका अभ्यास करिएगा आप। रमेश, ये तीनों प्रश्न हैं, इनका अभ्यास करिए। ठीक, आंसर हम आपको बताते हैं। रमेश को लिखा गया है इसमें तरह से, परीक्षा में यही आ जाए तो क्या उत्तर होगा आपका। रणबीर को लिखा गया को कैसे लिखा जाएगा, किसी कोड भाषा में डिकोड करिए। 72, 73 और 74।
देखिए इसमें जानते क्या निकल रहा है, इसमें निकल रहा है 2 + 1 फिर +1 फिर +1 फिर +1 फिर +2 ये। ठीक, आर के 2 अक्षर बाद है क्या, RSST, दूसरे नंबर पे टी। ठीक, फिर ए के तुरंत बाद बी है। ठीक, फिर एक अक्षर के तुरंत बाद है एम के बाद एन है, फिर ई के बाद एफ है, फिर एस के बाद टी है, फिर एक अक्षर छोड़ करके है ये। ठीक, तो आपको ये फॉलो करना है। ठीक, इसी तरह 73 नंबर में क्या फॉलो करना है, -1। 73 नंबर में क्या, -1 -1 -1 -1। ठीक है, एफ से 1 घटाएंगे ई आएगा, आई से 1 घटाएंगे, सब में एक एक घटाना है, पी से 1 घटाना है, आई से 1 घटाना, ई से 1 घटाना, सी से 1 घटाना, ई से 1 घटाना। ठीक, इस तरह से उत्तर आ जाएगा आपका। तो 72 में उत्तर होगा आपका क्या, TBPDJT, सी ऑप्शन। ठीक, 73 में क्या होगा आपका, होगा OHDBD, OHDBD, इसमें भी सी होगा। ठीक, अगला देखेंगे। मान लीजिए ए बी की पुत्री है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। यदि ई पुरुष है तो ए का ई से क्या संबंध होगा। आपको बताना है ए का ई से क्या संबंध है। ठीक, ए का ई से संबंध, निकालिए इसको। ए ई की निकल रहा है भांजी, क्या होगा, भांजी। ठीक, अब बहस कर लीजिएगा इनकी। चलिए विद्यार्थियों, और एक मौका है आपका, कथन एक दिया हुआ है और इसी कथन के आधार पे बताना है दो जो तर्क हैं मजबूत हैं कि नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़िए। क्या वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद की है। जो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, हम विश्व स्तर तक पहुंच गए हैं, इससे में क्या भारत का विकास हुआ है, सोच के बताना है। देखिए क्या है, हाँ, पहला कथन है हाँ। हाँ, क्योंकि वैश्वीकरण उपायों को 90 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू किया गया था। 90 में शुरू किए थे वैश्वीकरण। भारत स्थिर आर्थिक वृद्धि हासिल करने में सक्षम हो गया था, जबकि अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी से संघर्ष कर रही थी। बात ये सही है, बात ये सही है कि भारत तेजी से विकसित अर्थव्यवस्थाओं के देशों में आ रहा है। ठीक है, जबकि कोरोना काल में देखिए कितने देश डाउन हो गए, भारत पे फर्क पड़ा लेकिन उतना नहीं। तो ये कथन तो सही आ रहा है। ठीक, ये तो हाँ। बी वाला देखिए दूसरा, नहीं, आर्थिक वृद्धि मात्र आय में वृद्धि नहीं होती है। आर्थिक वृद्धि जो होती है मात्र आय में ही वृद्धि नहीं होती है। देखिए यहीं पे गलत लग रहा है भाई। आर्थिक वृद्धि तो तभी मानेंगे ना जब आय में वृद्धि होगी। इतने कथन सही देख लीजिए। आर्थिक वृद्धि आय में वृद्धि नहीं होती है, नहीं तो आय में वृद्धि होती है। जब आर्थिक वृद्धि होगी तो आय में वृद्धि होगी। इससे लोगों के कल्याण में वृद्धि भी करनी चाहिए। कल्याण में करके क्या विरोध करेगा जब आर्थिक वृद्धि नहीं हुई। वैश्वीकरण के उपायों को अपनाने के 20 साल बाद भी भारत में अभी भी गरीब लोगों का एक बड़ा प्रतिशत है। ये बात तो सही है, गरीब लोगों का बड़ा प्रतिशत है, लेकिन ये शुरुआत का जो कथन है ना विद्यार्थियों, ये सही नहीं है। ठीक, ये जब सही नहीं है तो पूरा कथन हम आप कैसे सही मान सकते हैं। ठीक है, तो आधा सही आधा गलत है, ये आपका एक मजबूत है। ठीक, तो विद्यार्थियों हम समझते हैं ये किया होगा आपने। इस आधार पर, इस कथन के आधार पर केवल पहला सही है, तो केवल पहला मजबूत है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए विद्यार्थियों, एक हम और करेंगे अल्फ़ाबेट वाला। ZXYWUSTR और PNOM क्या होगा।
इसमें इसमें वही संबंध है जो इसमें इसमें होगा। क्या संबंध होगा? जेड है, इधर यू है, इधर एक्स है, इधर वाई है, इधर डब्लू है। ठीक है, इधर यू है, इधर एस है, इधर टी है, इधर आर है। ठीक, तो अगर आप देखेंगे ना तो करके देख लीजिए कौन सा श्रेणी, कौन सा नंबर सिस्टम फॉलो कर रहा है इसमें। इसमें अगर करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो सीरीज कम हो रही है 5 5, ये 5 - 5, फिर इसमें इसमें -5, इसमें इसमें -5, इसमें इसमें -5। ठीक, तो आप लेके चलेंगे तो P में कम 5 कम, N में 5 कम, O में 5 कर और M में 5 कम अगर हम करेंगे तो आपका उत्तर आएगा क्या? KIJH। ठीक, D आएगा। इसमें बताना है कौन सा अलग है कथकली, मणिपुर और उड़ीसा और गरबा में, कौन सा सही है? कौन सा सही है? सी आपका होगा, सी। क्यों होगा सी? देखिए, कथकली, मणिपुरी और उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक, ये शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली है, मणिपुरी है, उड़ीसा। गरबा जो है ना, गरबा आपका एक लोक नृत्य है, ये लोक नृत्य है गरबा। और ये कथकली, मणिपुरी, उड़ीसा ये क्या है आपकी? ये शास्त्रीय नृत्य हैं, प्राचीन काल से चलते चला आना है। ठीक, तो उत्तर क्या होगा? सी आपका होगा। अगला नंबर सिस्टम बताइए 82। इसमें किसका गैप हो रहा है? 5, फिर 9, पहले 5 का, ठीक है, फिर 9 का, बढ़ रहे हैं इसी क्रम में, फिर 13 के क्रम में, फिर 17 के क्रम में। ठीक, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? डी उत्तर आएगा, 46 आएगा आपका यहाँ। 46। देखिए, RUSGA ऐसा इसका क्रम दिया गया है। ठीक, ये दिया हुआ, इनको इस तरह से नंबर में लगाना है कि एक सार्थक शब्द बन जाए। RUSGA, तो इसका जानते क्या बनेगा? बनाइए, वीडियो पॉज कर दिया करिए। ठीक है, रीजनिंग पहले खुद अभ्यास करिए। इसको बनेगा शुगर। ठीक, अब शुगर के हिसाब से क्रम करेंगे तो आपका बी उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। किसी कूट भाषा में टोमेटो को ब्रिंजल के रूप में जाना जाता है, ब्रिंजल को रेडिश के रूप में जाना जाता है, रेडिश को कैबिज और कैबिज को ओकरा के रूप में जाता है। तो ज़मीन के नीचे उपजने वाली सब्जी को क्या कहेंगे? इसमें देखिए, ज़मीन के नीचे उपजने वाली सब्जी क्या होती है? मूली होती है, इसे कहते हैं रेडिश। लेकिन प्रश्न में मूली को कैबेज यानी कि क्या कहा गया है? बंद गोभी कहा गया है। अतः ज़मीन के नीचे उपजने वाली सब्जी होगी कैबेज। क्या? कैबेज। उत्तर क्या होगा? ए। देखिए, फिर आपका अल्फ़ाबेट का आ गया। ठीक, क्या होगा इसमें क्रम? 1 2 3 चल रहा है, -1 2 3 +1 2 3। ठीक, अगर आप देखेंगे इसमें तो -1 2 3 माइनस, इस तरह करेंगे तो आपका 85 का हो जाएगा सी। ठीक, इसको श्रेणी से लगाइएगा। एम का मतलब 170 है, तो डब्लू का मतलब क्या होगा? एम, एम कौन से नंबर का अक्षर है? एम है आपका 13 नंबर का। ठीक, तो 13 नंबर, 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। फिर इसमें 1 जोड़ दिया गया है तो 170 ले लिया गया है। ठीक, एम का 13वां नंबर, इसका वर्ग 169 + 1 = 170। इसी प्रकार देखिए, डब्लू का कौन सा नंबर आ जाएगा? डब्लू का आपका नंबर हो जाएगा 23। वर्णमाला के क्रम का डब्लू 23वां नंबर है। 23 का वर्ग करेंगे,
फिर इसमें 1 जोड़ देंगे, 23 का वर्ग होगा 529, 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 530। ठीक, ऑप्शन आ जाएगा सी सही। नेक्स्ट जो है आपका, इसमें आपको अगला समूह बताना है। गेम लिखा है, फिर HCN 32 लिखा है, IDOH 36 लिखा है, KEQ 142 लिखा है, LGRK 48 लिखा है। इसको सॉल्व करिए भाई। गेम है ना, गेम 26 दिया गया, GAME। ठीक, क्या है GAM का कौन सा नंबर होता है? M का 13 नंबर होता है, E का 5वां। ठीक, इसको जब करेंगे 7 + 1 + 13 + 5 तो आपका क्या आएगा? 26 आएगा। ठीक, इसी प्रकार और क्या हो रहा है, जी के बाद देखिए इधर आ रहा एच, एच के बाद देखिए इधर आ रहा है आई, आई के बाद आ रहा है जे के, एक छोड़ दिया गया है। ठीक है, यानी कि क्या इसमें ये क्रम हो रहा है कि व्यंजन में एक के में तो 1 की वृद्धि हो रही है और स्वरों में 2 की वृद्धि हो रही है। 7 नंबर वाले प्रश्न में स्वर में कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की। ठीक, और व्यंजन में 1 की, व्यंजन में 1 की +1, तो लगा के देख लीजिएगा इस तरह से। जैसे जी के बाद एच आया, ठीक, एच के बाद आई आया, तो आई के बाद जे छूट गया, यानी कि स्वर के बाद स्किप कर देना है अक्षर, दूसरा ले लेना है। आई जे छूटा, के आया, के बाद क्या आया? एल आया। ठीक, स्वर को आप बढ़ाते चले जाएंगे एक अक्षर और व्यंजन के एक एक तुरंत बात करेंगे। तो उत्तर आएगा आपका 87 का आएगा आपका MHSL 52। ठीक, ये आएगा। ठीक, अगला है 4 बहनें सुनीता, पुनीता, विनीता व जूली हैं, सभी की उम्र भिन्न है। सुनीता सिर्फ पुनीता से छोटी है, विनीता जूली से छोटी है, चारों में सबसे छोटी बताना है। चलिए इसको लगाइए, सबसे छोटी कौन है? नाम लिख लीजिए, सुनीता, पुनीता, विनीता व जूली। ठीक, सभी की उम्र अलग अलग है ना, तो सुनीता सिर्फ पुनीता से छोटी है। सुनीता जो है ना, ये छोटी है, किससे? पुनीता से छोटी है। इसको लगाएंगे तो आपका उत्तर आएगा बी, विनीता। ठीक, लगा लीजिएगा सवाल को। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है? 2 के बाद आपको विषम संख्याएं कितनी बार आई हैं ये ढूंढना है। 2 के बाद विषम संख्याएं कितनी बार आई हैं? ढूंढिए। देखिए एक तो ये है ये। ठीक, और बिल्कुल नज़र रखिए कहाँ पर आई हैं 2 के बाद विषम संख्याएं कितनी बार आई हैं। देखिए एक तो ये आई है, ठीक, फिर दूसरी ये आई है, और फिर ये आई है। ठीक, अंत में ये आई है, तो कितनी बार आई है? 4 बार। ठीक, ऐसे प्रश्न भी दे देते हैं। अगला देखेंगे। क्या है, निम्नलिखित व्यवस्थान का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। देखिए लिखा ASAT, फिर नीचे दिए गए अनुक्रम में सभी संख्याओं और प्रतीकों को निकाल दिया जाए। ठीक, संख्या और प्रतीक चिन्हों को निकाल देना है। तो सबसे अधिक बार आने वाले स्वर की पहचान करें। कौन सा स्वर सबसे अधिक बार आया है? संख्या को निकाल देना है, ठीक, और प्रतीक को निकाल देना है। संख्या और प्रतीक हटा दीजिए, ये हटाइए, प्रतीक हटाइए, ये हटा दीजिए। ठीक, कौन सा स्वर सबसे अधिक बार आया है?
कौन आया अधिक बार? जब संख्या और प्रतीक हटा देते हैं तो ए है जो अधिक बार आया है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न में विद्यार्थियों देखिए, अगर आपको चिन्ह बदलना, अगर चिन्ह गुणा को भाग में लिखा जाए, ठीक है, और माइनस को प्लस में लिखा जाए, तो नीचे लिए व्यंजन का मान बताना है। गुणा को बदलेंगे हम किस में? भाग में, ठीक, और माइनस को बदलेंगे किस में? प्लस में। तो नीचे दिए गए व्यंजन का मान क्या होगा? मान होगा आपका कितना? 51। ये उत्तर आएगा 51 आपका सही आएगा। नेक्स्ट और सॉल्व करिए। देखिए, स्टार का जोड़ का प्रतीक है, इसका मतलब है जोड़, ठीक, और एट द रेट प्रतीक है घटाने का, किसका? घटाने का। और स्टार इस प्रतीक है किसका? गुणा का प्रतीक है। और सी प्रतीक किसका है? भाग का, ठीक। ये ऐसा करना आपको भाग का। तो इसको हल करना है, इस संख्या को, इस संख्या को हल करिए। क्या हो गया उत्तर? इस तरह से आप करेंगे तो 75 भाग 5 प्लस 20 माइनस 12 गुणा 3, तो इसका उत्तर कितना आएगा? इसका आएगा -1 उत्तर आएगा, -1। ये बी ऑप्शन है, ये आएगा, ठीक। चलिए अगला देखें। 29 और 39 के ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले निम्नलिखित में कौन सी संख्या आती है? देखिए, 29 और 39 के बीच ठीक मध्य की संख्या होगी, कैसे निकालेंगे हम? 29 प्लस 39 लिखेंगे, ठीक, भाग करेंगे इसको 2 से, कितनी आएगी? 68 बटे 2 यानी आएगी 34। कितनी? 34। और 34 से एक पहले की संख्या बताना है, तो 34 नहीं आएगा, 34 से एक पहले की बतानी है, ठीक। तो 29 और 39 को जोड़ दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा इसको 2 से, आएगा 34। 34 से एक पहले की संख्या आएगी 33। नेक्स्ट है, देखिए अगला सवाल क्या है। एक पिता ने अपने पुत्र के जन्मदिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया, ठीक है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है। देखिए, मान लीजिए कुछ को बुलाया, x लड़कों को बुलाया, ठीक, तो लड़कों को हमने मान लिया x। अब क्या क्या कहा गया है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है, तो 2 कम है ना, तो लड़के 2 अधिक हैं, तो x गर्ल कितनी हो जाएंगी? x प्लस 2, ठीक। लड़कों की संख्या 2 कम है, यानी कि लड़कियों की 2 कम है ना, यानी 2 लड़के ज़्यादा हैं, तो x प्लस 2 आया, ठीक। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपये 10 दिए, ठीक है, 10 गुणा x, और सभी लड़कियों को 20 रुपये उपहार स्वरूप दिए, तो 20 जो x गुणा 2, ये लड़कियां हैं, x गुणा 2, इसको 20 से गुणा कर दिया, 10 को गुणा कर दिया हमने x से, और उपहार कुल कितने हुए? 280, ठीक। अब आप 10x क्या हैं? लड़के हैं। फिर 20x गुणा 40, ये क्या हैं? लड़कियां हैं, बराबर 280। इसको उत्तर निकालेंगे आप, तो उत्तर आपका आएगा, x का मान कितना आएगा? 8, यानी कि 8 लड़के आएंगे। लड़कियों की संख्या कितनी बताई थी? लड़कियों 2 कम है तो 6 हो जाएगी, ठीक। सॉरी स्टूडेंट्स, लड़कियों की संख्या देखिए x प्लस 2 आएगा ना, तो 10 आ जाएगी। सॉरी, हमने 6 बता दिया था। लड़कियां आ जाएंगी इसमें, 8 प्लस 2 बराबर 10, ठीक है, 10 लड़कियां आएंगी। चलिए एक और प्रश्न करेंगे। 2 कथनों के बीच दिए गए पढ़ें और बताएं कि कौन सा सही है, ठीक है। रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ? तो इसके लिए आपका 1 और 2 कथन बताना है आपको। रंजीत के भाई का जन्म हुआ 2001 में, ठीक, और रंजीत की माता का जन्म हुआ 31 वर्ष पहले, यानी 1970 में, ठीक। इसको लगाना है। इसमें जब आप करेंगे, नेक्स्ट बताना आपको 96 नंबर, इसमें इन ABCD में से भिन्न कौन है? भिन्न कौन है उसको बताना है।
30 सेकेंड लीजिए, बताइए भिन्न कौन है इसमें से, अलग कौन से? ए बी सी डी। सरल है, कोशिश करिए। देखिए ये सामने बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। ठीक, अगर ये प्लस इधर हो जाए और ये आयत इधर हो जाए तो बराबर होएगा। उत्तर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन होगा। चलिए कथन और निष्कर्ष वाला है। सभी नाइट्रोजन अद्वितीय हैं। ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक, और ये सभी हो गया, ये अद्वितीय है। ठीक, और क्या है? सभी उर्वरक उपयोगी हैं। ये उर्वरक हो गया और ये उपयोगी हो गया ऊपर। ठीक, अब क्या है? तो इसमें आप करेंगे कुछ उर्वरक उपयोगी हैं, ये निकल रहा है, अनुसरण एक फॉलो कर रहा है। कुछ उर्वरक नाइट्रोजन है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए अगला देखें। असंगत को चुनना है इसमें 98 नंबर में। भाई 13 है, 180 है जोड़ा। ठीक, 14 के साथ 237 है, 15 के साथ 276 है, 6 के साथ 272 है। तो असंगत को चुनना है, कौन सा असंगत है इसमें आपका? देखिए इसमें क्या है, अलग कौन सा होगा? वीडियो पॉज करके रीजनिंग के सवाल लगाइएगा। 16 और 273 को ये पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, बाकी ये विभाजित नहीं होता है। ठीक, तो ये तीनों गलत हैं। अगर आप 272 को भाग देंगे ना 16 से तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे। भिन्न को चुनना है, मालदीव है, नेपाल है, भूटान है और सेशेल्स है। अब समझ गए होंगे आप चारों में से कौन सा अलग है। देखिए मालदीव, नेपाल और भूटान ये जो है ना एशिया महाद्वीप के हैं। सेशल्स आपका अफ्रीका महाद्वीप का है। चलिए दिशा वाला प्रश्न और आ गया। दिशा के काफ़ी प्रश्न हैं। पूर्व की ओर चल रहा है एक व्यक्ति, मान लीजिए ये दिशा है, पूर्व की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। 100 मीटर चला ये, उसके बाद किधर मुड़ा? दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, इसको हम बाईं ओर कर देते हैं। ठीक, देखिए चला 100 मीटर, फिर मुड़ा आप बाईं ओर। ठीक, फिर 25 मीटर चला, पच्चीस मीटर चलने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ता और 45 मीटर चलता है। ठीक, पुनः बाईं ओर मुड़ा, इधर 45 मीटर चला, अंत में पुनः हुआ बाईं ओर मुड़ेगा, 25 मीटर चलेगा। ठीक, ये ऐसा डायग्राम, इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, तो अंत में वो किस दिशा में चल रहा है? वो दक्षिण दिशा में चल रहा है। ठीक, दिशा पूछी गई है, किस दिशा में चल रहा है? दक्षिण दिशा में। चलिए विद्यार्थियों, हम 50 क्वेश्चन हम देखेंगे जीके के। ठीक है, जीके और करंट अफेयर के, जीएस के। ठीक, हमने आपको 50 हिंदी बताई, 50 रीजनिंग बताई, 50 ये देखेंगे। ठीक, देखिए पहला प्रश्न है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन था 3 भागों में विभाजित? उसका है वो ऑप्शन है डी, धौलावीरा। कौन सा उपवेद नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है इसमें? योगवेद उपवेद नहीं है। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम पूछा गया है, मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईसा पूर्व। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? किस राज्य में है खजुराहो समिति के मंदिर? एमपी में है। पाल साम्राज्य किस हिस्से से संबंधित है? पाल साम्राज्य जो है भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पूर्वी हिस्से से। ईस्ट दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोला चेल की लड़ाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था?
ये आएगा आपका मार्तंड वर्मा ने। कठिन, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, देख लीजिए। मार्तंड वर्मा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 107 प्रश्न नंबर 1757। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई। कितने रुपए? अच्छा क्वेश्चन है। 26 लाख रुपए भुगतान करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेंगे मुगल सम्राटों के द्वारा। मांटेग्यू चोमस्फोर्ड रिपोर्ट किस पर आधारित था? यह है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 पर। इंपॉर्टेंट है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आधारित था 1919 पर। पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तावित किया? किसने प्रस्तावित किया? एम.एन. राय ने। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये आपकी 15 महिला सदस्य थी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति की अध्यक्ष का नाम बताइए। अल्पसंख्यकों की उप समिति की अध्यक्ष H.C. मुखर्जी। ऑप्शन सी। उस राष्ट्र का नाम बताना जिसने भारत अपने सबसे लंबी साझा किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? वो है आपका बांग्लादेश। डी। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला है? ये आपका हिंद महासागर तक। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? उनके क्रम बताने हैं। सी। गुजरात से, झारखंड से और मिजोरम से। ठीक, इसकी ट्रिक भी है। मित्र पर गमछा झार, झार। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है, नोट कर सकते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ये बताना है। देखिए, नेबुलर परिकल्पना जो है ना, आर्किमिडीज, ये मेल नहीं खाता, बाकी ये मेल खाते हैं। सूर्य का दीप्तमान आमुख, जिसे हम देख पाते हैं, जिस सूर्य के जिस पार्ट को हम देख पाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। अच्छा प्रश्न है। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? करंट अफेयर क्वेश्चन हो सकता है ये, इंपॉर्टेंट। यह है प्रॉक्सी सेंटोरी। ये सूर्य के बाद सबसे निकटतम सितारा। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निबल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। सकल राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित होती है? पूंजी खपत भत्ता। सी ऑफ विकल्प। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम? कौन राष्ट्रीय आय का आकलन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन डी। कौन सा आधारित संरचना कारक कृषि विकास से संबंधित नहीं है? कृषि विकास से संबंधित नहीं है। देखिए, कृषि से संबंधित है खनन, ये कृषि विकास से संबंधित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए दस्तक अभियान किससे संबंधित है? नोट कर लीजिए, आएगा प्रश्न। दस्तक अभियान किससे संबंधित है? ये है जापानी इन्फेस्टिलाइटिस का उन्मूलन। ए ऑप्शन। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया है? प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज किया गया है डी नोएडा में। अगला है 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? बहुत पुराना पूछ लिया करंट अफेयर्स में। 2016 में 4 जनवरी को मनाया गया था। ठीक। कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? किस देश की सीमा यूपी से लगती है? नेपाल की लगती है।
बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड का कौन सा एरिया है? देखिए उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश सीमा ये कहलाती है आपकी बुंदेलखंड। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। कंप्यूटर शब्दावली पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कौन सा कुंजी पटल लघुपथ विंडोज प्रचालन प्रणाली में स्टार मेनू को दिखाता है? कंट्रोल प्लस CSC, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कंप्यूटर के जनक पूछा गया है। कंप्यूटिंग के जनक या कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज ए। RFP का पूरा नाम क्या है जिसका प्रयोग IT सेक्टर में REF दस्तावेजों के संदर्भ में किया जाता है? इसको कहते हैं रेक्टर फॉर प्रपोजल। नोट कर लीजिए, यह है ए ऑप्शन, रेक्टर फॉर प्रपोजल। RFP का फुल फॉर्म। वॉटसन कंप्यूटर किस कंपनी का प्रोडक्ट है? नोट कर लीजिएगा, वॉटसन जो है IBM का प्रोडक्ट है। CGS प्रणाली में से क्या परिभाषा है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। क्या? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। डी ऑप्शन सही है। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलाम। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का विस्थापन किस तरह होता है? बहुत बारीकी से बंधे हुए। ऑप्शन सी। हीरा और ग्रेफाइट में समानता बतानी है, कौन सी है? हीरा और ग्रेफाइट में ये समानता है परमाणु भार की। हीरा और ग्रेफाइट में परमाणु भार की समानता होती है। घाव का अध्ययन किसके तहत किया जाता है? ट्रैमेटोलॉजी, सी विकल्प। घाव का अध्ययन ट्रैमेटोलॉजी के तहत किया जाता है। तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई बतानी है। तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना और इकाई न्यूरॉन कहते हैं। ठीक, न्यूरॉन होती है इकाई। हमारे शरीर के कुल पोषक तत्वों खनिज लवणों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक में सोख लिया जाता है? 90% जो है खनिज तत्वों और खनिजों का, पोषक तत्वों खनिजों का 90% सर्वाधिक रूप में सोख लिया जाता है किसके द्वारा? छोटी आंत द्वारा। सबसे ज़्यादा छोटी आंत द्वारा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, छोटी आंत द्वारा सोख लिया जाता है। मध्य प्रदेश का पूछना, कौन सा जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बन गया? वो बन गया साक्षर पहला जिला मंडला, ऑप्शन ए में। जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये होगा आपका कहाँ? इंदौर में होगा, बी ऑप्शन। ठीक, बल्कि ये हो चुका है इंदौर में। कुकरैल नाइट सफारी कहाँ है? कुकरैल नाइट सफारी ये है लखनऊ में, कुकरैल नाइट सफारी। अगस्त 2022 में किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? करंट अफेयर 2022। संस्कृत ग्राम कहाँ विकसित करने का निर्णय लिया है? बी, उत्तराखंड में। देखिए एक और करंट का क्वेश्चन, अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया। अच्छा है, खारे पानी से जलेगी देश की पहली लालटेन, तो उस लालटेन का नाम पूछा गया है। इस लालटेन का नाम है रोशनी। क्या?
खारे पानी से जलेगी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ये है आपका विभाजन कब हुआ? 14 अगस्त को, ठीक है। वह विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को, भारत पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ। उत्तर प्रदेश में स्थित किस शहर को संघाई सहयोग संगठन SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा? कब घोषित किया जाएगा? ये घोषित किया जाएगा बी, वाराणसी को घोषित किया जाएगा, ठीक। ये SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी वाराणसी। अगला है के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे 31वां सरस्वती सम्मान किसको मिला? डी, रामदरस मिश्र को। अगला है और अंतिम 2 प्रश्न है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ? 1986 को पारित हुआ। इको मार्क उन उत्पादों के लिए प्रयोग हो जाता है जो इको मार्क शुद्ध और मिलावटी होते हैं, मिलावट रहित होते हैं, सॉरी। इको मार्क उनको दिया जाता है जो मिलावट रहित होते हैं, ठीक, एवं शुद्ध होते हैं। चलिए विद्यार्थियों, तो हमने आपको देखिए 150 क्वेश्चन बताए, ठीक है, जो वीडियो में परीक्षाओं में आने मतलब आपकी तैयारी में मदद करेंगे। हिंदी के बताए, रीजनिंग के बताए, ठीक है, जीके के बताए। हाँ, वीडियो देखिए, शेयर करिए, और इसी तरह से वीडियो एग्ज़ाम के लिए और EPO के लिए हम तैयारी करते रहेंगे, थोड़ा आपकी हेल्प करते रहेंगे। आप करिए तैयारी, और जितना हमसे संभव होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।